दोस्तों, आज 19 नवंबर और आज का शुभ विचार कोट्स है हमारा, टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ लाइफ यू मस्ट हैव टू द पावर टू फॉरगेट द पास्ट। फिर से सुने, टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ लाइफ यू मस्ट हैव द पावर टू फॉरगेट द पास्ट। तो इन विचारों के साथ साथ आज हम थोड़ा सा इच्छा शक्ति पे बात कर लें। इच्छा जोड़ शक्ति, विल पावर। तो जिसकी इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी वैसी ही उसको शक्ति मिलती है। चाहे वो आप भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को, जिनको भी मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, वहाँ से आपको शक्ति मिलता है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, चाहे वो पढ़ने का इच्छा हो, खाने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, तो जिस क्षेत्र में भी आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, और उसके आधार पर जो आप काम करते हैं उससे आपको शक्ति मिलता है और वो काम फलीभूत होता है। तो विल पावर आपकी अंदर है। आप जैसा अपना विल बनाएंगे वैसे ही आप पावरफुल होते चले जाएंगे और वो काम उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप निष्क्रिय, निगेटिव सोच वाले बनते चले जाएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज हमें ज़रूरत है कि अपनी सोच को, अपने काम को और मानवीय मूल्यों को मानवता के साथ एक इच्छा जाहिर करें, एक इच्छा पैदा करें। शक्ति आपको मिलते जाएगी और आप धीरे धीरे मजबूत होते चले जाएंगे। राजनीति का जो हालत है, जो हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र का हालत है, उससे आप वाकिफ़ हैं, इसलिए उस पर हम ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही है। और आगे जो है हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं। मानवाधिकार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों के अधिकार, उसकी सुरक्षा पे काम करने के लिए हम लोग जो दृढ़ कर्तव्य हैं, उसके लिए जो ह्यूमन चैन बनाने की हमने जो बात की है, आप उससे आगे बढ़िए। कोरोना कहीं कम हो रहा है तो कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से जो महामारी की जो चपेट में लोग बीमार हो रहे हैं, जो काल के ग्रास हो रहे हैं, उनके साथ संवेदना रखते हुए हम साफ सफाई पे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके अपने कामों को अंजाम दें। जो काम हमें करना है, जो हमारा कर्तव्य है, उसे हमें पूरा करना है। कौन क्या करता है उस पर विशेष न ध्यान देते हुए अपनी इच्छा को जागृत करें और आगे बढ़ें। इस तरह से अपने एक साथी दूसरे साथी से मिलकर करके आगे बढ़ें। समाज के अंदर बहुत सारे निगेटिव फोर्सेज, बहुत सारे जो है शैतानी हरकत करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन उन सभी पे विजय हासिल करना है। भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो तीसरे विश्व युद्ध का एक रूप लेता जा रहा है, या जो हालात है, उस पे भी हम बहुत सारे आगे जाके बात करेंगे। आज जो एक भ्रष्टाचार रूपी दानव, जिस पे भ्रष्टाचार पे बहुत सारी सरकार बदली, बहुत सारे आवाज़ें उठी, लेकिन आज भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो हम जो मानव अधिकार और सुशासन जो हमारी किताब है, उसके जो कोट्स जो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको सुना रहा हूँ, आज भ्रष्टाचार पे हम बात करते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है, और किस तरह से हमारे समाज को, देश को यह जो है घून की तरह चट करता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है। तो भ्रष्टाचार रूपी दीमक हमारी व्यवस्था को हर तरफ से चाटता जा रहा है।
भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर तक फैली हुई है। भ्रष्टाचार की जड़ को काटने के लिए पहले ऊपर प्रहार करना चाहिए, ऊपर उसके चोट लगानी चाहिए। उच्च पदों पर बैठे लोगों के आचरण का समाज पर बहुत असर पड़ता है। ये लोग चाहे राजनीतिक में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, सिविल सेवा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, इनके आचरण अनुकरण हम लोग उसका फॉलो करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर बैठे लोग यदि आदर्श वाले मापदंड स्थापित करते हैं तो उनका असर समाज के हर क्षेत्र पर पड़ता है। किसी सरकारी विभाग का क्लर्क या चपरासी घूस लेने की हिम्मत तभी कर सकता है जबकि उसके ऊपर बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हों। जब ऊपर के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो वे नीचे बैठे लोगों पर लगाम नहीं कर सकते। आजकल भ्रष्टाचार को फलीभूत करने के लिए लोगों ने मिलकर एक ऐसी सीढ़ी बना ली है जो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। सरकारी कार्यालय में काम करने वाले के लिए आम जनता को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसे प्राय सभी लोग भली भांति जानते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी तमाम तरह के अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। ठेकों को देने में भी पक्षपातपूर्ण नीतियां अपनाई जाती है। अभी हाल ही में 2G घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, साथ साथ कई विभागों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे घोटालों सामने आए हैं जिससे देश के जनमानस को हिलाकर रख दिया है। सत्ता का संचालन करने वाले लोग यदि इस तरह के घोटालों को होने देंगे तो न तो देश के लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, न ही देश आगे बढ़ सकेगा, बल्कि देश की गरिमा धूल धूसरित हो जाएगी। 14वीं 15वीं लोकसभा में एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिसकी वजह से पूरे भारतवासियों का सिर शर्म से झुक गया। संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई और यह आरोप लगाया गया कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ विपक्षी संस्थाओं को खरीदने के लिए धन बांट रहे हैं। संसद में इस तरह का नज़ारा देखकर सभी सच्चे भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया। लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है। सांसदों के खरीद फरोख्त की बात सुनने में ही अविश्वसनीय लगती है। इससे पूर्व एक बार कुछ सांसदों के खिलाफ यह भी आरोप लगा था कि वे पैसा लेकर संसद में सवाल पूछते हैं। इस प्रकरण में नाम आने के बाद कई सांसदों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 2G मसले पर राडिया टेप के सामने आने के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनकी जानकार हर भारतीयों को तकलीफ हुई। बड़े उद्योगपतियों, नौकरशाहों, नेताओं, मंत्रियों और पत्रकारों तक के नाम भी इन टेपों में सामने आए। ऐसे लोग जब अपनी गरिमा को कलंकित करेंगे, अपने पेशे के प्रति नाइंसाफी करेंगे तथा लोगों के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ेंगे तो इससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा बल्कि उसकी जड़ें कमजोर ही होगी। चपरासी, पुलिस के कांस्टेबल, क्लर्क, पटवारी, SDO, BDO, नायब तहसीलदार, परगना अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, इन सब पर भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। जिस देश में संतरी से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार के आरोप से घिर जाएं, वहां पर बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन से या एक दल के हार जाने के बाद दूसरे के सत्ता में आ जाने से इस समस्या का समाधान नहीं होता। इसके लिए व्यवस्था की खामियों को दूर करने का संकल्प लेकर एक समय सीमा के अंदर खामियों को दूर करना होगा। हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती। जो योजना 1 साल या 2 साल में पूरी होनी चाहिए वह 3 से 5 साल में भी पूरी नहीं होती। इससे उस योजना की लागत बढ़ती है और जितने लोगों के लिए योजना बनाई जाती है उससे ज़्यादा लोग बाद में उस योजना का लाभ उठाने लगते हैं। ऐसे में तमाम योजनाएं जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। कहीं सड़कों के बनवाने में कंक्रीट और कोल तार में कमीशन खाया जाता है या उसकी क्वालिटी से समझौता किया जाता है। कहीं पुल के बनाने में भी ठेकेदारों और इंजीनियर मिलकर अपनी जेबें गर्म करते हैं और योजनाएं लंबी की जाती है और वह कार्य मजबूती से नहीं हो पाता। इसी तरह से चिकित्सा क्षेत्र में भी कई तरह की अनियमितता सुनने को मिलती है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती। अस्पतालों में मरीजों के लिए भेजी गई दवाइयां मेडिकल स्टोर पर बेच दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कम बैठते हैं, वे नर्सिंग होम में बैठकर चांदी काटते हैं
और जिस मानवता की सेवा का संकल्प लेकर वे इस पेशे में आते हैं, उसके साथ वे अन्याय करते हैं। तहसीलों की स्थिति तो और भी बदतर है। लेखपाल क्षेत्रों में रहने की बजाय अपने क्षेत्र घर में पड़े रहते हैं और अन्य कर्मचारी भी तहसीलों में कमाई करने के चक्कर में रहते हैं। यही हाल ब्लॉकों का है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अपने घर का काम निपटा कर स्कूल में आते हैं। स्कूल में आने के बाद वे 1-2 क्लास लेकर दिन भर अन्य चर्चा में मस्त रहते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि तमाम शिक्षक आपस में मिलकर कहीं राजनीतिक चर्चा करते हैं, तो कहीं अपने वेतन की बात करते हैं, तो कई समाज की किसी विसंगति को लेकर आपस में हंसी ठहाके लगाते हैं। शहरों के स्कूलों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्कूल आज भी बुरी स्थिति में है। शिक्षक अपने पेशे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों में गुरु और शिष्य के संबंध में मधुरता नहीं रह गई है। मात्र औपचारिकता बस लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके साथ ही और जितने भी सरकारी विभाग हैं, सभी जगह लोग सिर्फ अपनी नौकरी करने आते हैं। जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें नौकरी दी गई है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, उससे उनका मतलब नहीं होता। यह एक कड़ी सच्चाई है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के विभिन्न राज्यों के तमाम बिजली बोर्ड घाटे में चल रही है और उसको जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये भी जो है हमारी हालत ठीक नहीं है। इनमें नई भर्तियां होनी चाहिए, नए तरीके से काम होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार एक महामारी बन चुकी है। अब इस महामारी को दूर करने के लिए जन जन को खुलकर सामने आना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की बढ़ती इस अंबर बेल से सबसे ज़्यादा परेशान आम आदमी है। आम आदमी की रोटी महंगी होती है, उसकी बसों का किराया महंगा हो जाता है, उसकी दवाइयाँ महंगी हो जाती है, उसके पैरों में पहनने वाले चप्पल महंगे हो जाते हैं, उसके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ जाती है। सरकार जब भ्रष्टाचार को नियंत्रण नहीं कर पाती तो भारी भरकम खर्चों के लिए टैक्स का सहारा लेना पड़ता है। नए नए तरह के टैक्स इजाद कर दिए जाते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा तमाम तरह के टैक्स लोग देते हैं। अब तो जीएसटी देने लगे हैं। अब विभिन्न जगहों पर आदमी को छोटे बड़े रेस्टोरेंट में नाश्ता करने या खाने पर वैट देना पड़ता है। हर जगह जनता को निचोड़ा जा रहा है। किसी न किसी बहाने सरकार अपने घाटे को पूरा करने का बंदोबस्त कर लेती है। उसे आम जनता की चिंता नहीं होती। घोषणा पत्रों में कही गई बातों को यदि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल पढ़ें और उसको लागू करने की एक समय सीमा बनाएं, तो तमाम समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके लिए सत्ता में बैठे लोगों को अपना दृष्टिकोण मानवीय बनाना होगा। उन्हें यह भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वे जनता द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, अतः वे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जनता के दुख को दूर करने का संकल्प लेकर वे राजनीतिक में आए हैं। एक मानव होने के नाते उन्हें मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों को अंजाम देना होगा। यदि उच्च पदों पर बैठे लोग ये संकल्प ले लें कि उन्हें जो वेतन भत्ता या सरकारी सुविधा मिली है, इसके अलावा वे कुछ भी नहीं लेंगे, वे सिर्फ जन सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण मानवीय हो जाएगा। जब उनका दृष्टिकोण मानवीय होगा तो उन्हें कार्य करने में आसानी होगी और वे सही मायने में सच्चे जनसेवक कहलाएंगे। सच्चा जनसेवक मानवतावादी होता है, वह मानवाधिकारों का संरक्षक होता है, मानवाधिकारों के पालन के लिए वह प्रयास करता है। भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भय मुक्त देश, भय मुक्त समाज बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। इससे सर्वजन समाज का हित होगा और यह मानवता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इससे मानवाधिकारों का संरक्षण, लोग मानवाधिकारों के बारे में जागरूक होंगे और मानवाधिकारों के पालन के प्रति प्रतिबद्ध भी होंगे। आज देश व समाज की यह सबसे बड़ी जरूरत है। विभिन्न घोटालों के बाद विभिन्न जांच एजेंसियों जांच करती है, कुछ निष्कर्ष न्यायालय में भी जाते हैं। आगे चलकर वे बड़े लोग आरोपों से घिरे लोगों को बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग भी भ्रष्टाचारी माने जाते हैं। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को नए सिरे से मंथन करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तमाम नियम एवं कानून बनाए गए हैं, पर इसका पालन नहीं हो रहा। इस पे लोग जो है कड़ाई से कानून बनाएं। और इसी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल
बनाया गया। लोकपाल आज देश में सख्त उसकी ज़रूरत है और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति भी जरूरी है, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार है और उसमें लोग लिप्त मिलते हैं। तो उसके पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन चले और चल रहे हैं। इन आंदोलनों ने सत्ता पक्ष की चूल्हे हिला दी, सत्ता पक्ष से उन्हें आश्वासन मिला, लोकपाल भी बन गया और इसके साथ सिटीजन चार्टर भी संसद में पेश कर दिया गया। इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े मंचों से आंदोलनकारी नेताओं ने तमाम वादे किए कि एक समय सीमा के अंदर सभी सरकारी कार्य होंगे। अभी तक कुछ सकारात्मक नहीं दिख रहा है। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी आज भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। वह अपने आप को अपने अब दूसरे ग्रह का प्राणी मानते हैं। वे आम जनता को अपने बराबर समझते ही नहीं। वे जनता की सुख सुविधाओं के लिए होते हैं। वे जनता के सेवक कहे जाते हैं। देश के ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग नेता जनसेवक होते हैं, परंतु जनता इन्हें देख पाए, इनसे मिल पाए, उनके संवाद कर पाए, उनसे अपनी फरियाद कर पाए, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हमने तमाम केंद्रीय और राज्य के कई मंत्रियों के बंगले पर जाकर देखा कि जब उनके यहाँ जनता दरबार लगता है तो वे आते हैं, उनके साथ कुछ सचिवों का दस्ता भी होता है। वे आम जनता की फरियाद की बात करने आगे बढ़ जाते हैं। तमाम लोग प्रार्थना पत्र लेकर चले आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सीधा मंत्री जी से मिलने का भी कोई फायदा नहीं होता। चुनाव के वक्त किए गए वादों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, परंतु कुछ बुनियादी सुविधाओं की बात भी की जाए तो वे सिर्फ आश्वासन देकर टाल जाते हैं। आज जनप्रतिनिधि जो बनते हैं न वो समाज का हित करते हैं और वो अपने ही हित में लगे रहते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति मानव समाज के लिए हितकर नहीं है और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी बात है। विशिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल को भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले के संरक्षण की जिम्मेदारी भी सरकार की है। देश में लोकपाल की नियुक्ति हो, सिटीजन चार्टर बिल प्रभावी रूप से लागू हो, विशिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जिस दिन देश में 50% भी भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, उस दिन देश की स्थिति बदल सकती है। और इसके साथ ही कल हम लोग जो है कुछ दूसरे लोगों के अलग अलग समूह के अलग अलग समुदाय के लोगों के भी अधिकार हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे भिखमंगे हैं, गरीब लोग हैं, वंचित शोषित लोग हैं और भी हैं, उन तमाम लोगों पे अलग अलग थोड़े थोड़े करके बात करेंगे। लेकिन हमें अपनी सोच को सुंदर बनाना है, अपने इच्छा को प्रबल बनाना है और ह्यूमन चैन बना करके मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। उन तमाम तथाकथित लोग जो मानवाधिकार के नाम पर या अन्य सेवा के नाम पर जो गलत कर रहे हैं, उन पे भी नज़रें रखनी है और उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। हमें सरकार में जो बैठे हुए जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो नौकरशाह हैं, उन तमाम लोगों से हमें मिलना है और मिल कर के एक अच्छा वातावरण बना करके मानवाधिकार को आगे बढ़ाना है। उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी आपके साथ है। आपका डॉक्टर यमुन दुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर मिलेंगे कल 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।